चलिए शुरू करते हैं। पार्ट 1 में हमने इसके ऊपर वाले को पढ़ लिया था, अब हमें नीचे वाला से पढ़ना है। विचिंता जारी रहेगी तक हमने पढ़ लिया था, अब हमें पढ़ना है संस्कृति। संस्कृति का मार्क्सवादी सिद्धांत त्रुटिपूर्ण है। जो मार्क्सवादी सिद्धांत है वो क्या है, तो त्रुटिपूर्ण है। मार्क्सवादी विचारक संकीर्ण रूप में सामाजिक जीवन को लेते हैं और इस सामाजिक जीवन को वर्ग संबंधों से समीकृत करते हैं। इसके विपरीत मानव अपने समग्र अस्तित्व पर, सृष्टि और ब्रह्मांड के अस्तित्व पर, आत्मा और परमात्मा पर भी विचार करता है। वह मनन और चिंतन करता है। मनुष्य संकीर्ण वर्ण भावना से ऊपर उठकर समस्त मानवता को ध्यान में रखकर अपने सामाजिक संबंधों का निर्धारण करता है। मानवीय चिंतन, मनन और विचार पद्धति केवल सामाजिक परिस्थितियों की उपज नहीं होती, बल्कि ये मानवता के संपूर्ण सांस्कृतिक इतिहास, कला, साहित्य, विज्ञान आदि से भी प्रभावित होती हैं। मार्क्सवादियों की यह मान्यता है कि युग परिवर्तन के साथ मूल्य भी परिवर्तित हो जाते हैं और सांस्कृतिक प्रगति उत्पादन पर आधारित भी है। ऐतिहासिक, तात्विक और शास्त्रीय विश्लेषण के आधार पर उचित प्रतीत नहीं होती। यदि प्राचीन यूनान एवं मध्यकालीन भारतीय मुगल काल की तुलना की जाए तो यह स्पष्ट दिखाई पड़ता है कि मुगल कालीन आर्थिक व्यवस्था और उत्पादन पद्धति अधिक उन्नत थी, परंतु मूर्तिकला, काव्य और दर्शन के क्षेत्र में प्राचीन यूनान अधिक संपन्न था। प्राचीन काल से चली आ रही परंपराओं के आधार पर मानव नवीन, श्रेष्ठ, उच्च मूल्यों का निर्माण कर सांस्कृतिक प्रगति का मार्ग प्रशस्त करता है। अब हम पढ़ने वाले हैं संस्कृति का स्वरूप, कि संस्कृति का स्वरूप किस तरीके से होता है। तो देखिए, संस्कृति के दो पक्ष होते हैं, एक आंतरिक और एक बाहरिक। एक बाह्य पक्ष आंतरिक पक्ष का प्रतिबिंब नहीं हो तो उसे संबंधित अवश्य रहता है। बाह्य आधार विचारों और मनोवृत्तियों के परिचायक होते हैं। यूँ तो संस्कृति का मूल्य आधार मानवता है, फिर भी देश विशेष के वातावरण की विशेषता के कारण वह उस देश के नाम से विहित होने लगती है। संस्कृति का एक ही मूल्य उद्देश्य मानते हुए कहा जाता है कि संस्कृति देश विदेश की उपज होती है। उसका संबंध देश के भौतिक वातावरण और उसमें पलित, पोषित एवं परिवर्तित विचारों से होता है। विद्वानों के द्वारा संस्कृति शब्द का प्रयोग दो भिन्न भिन्न अर्थों में किया जाता है। प्रथम अर्थ में संस्कृति में मानव निर्मित आध्यात्मिक और अभौतिकवाद विश्व का समावेश किया गया है। दूसरे अर्थ में संस्कृति केवल मानव की मानसिक उन्नति की बोधक मानी गई है, परंतु व्यापक अर्थ में संस्कृति जीवन पद्धति है जिसका निर्माण मानव व्यक्ति तथा समूह के रूप में करता है। संस्कृति जैसे आविष्कारों का संग्रह है जिनके अपने जीवन को सफल बनाने के लिए मानव ने अन्वेषण किया है। अपनी आत्मा और बाह्य विश्व या प्रकृति दोनों पर संस्कृत करने के उपरांत ही मानव इन अन्वेषणों में सफल होता है। अपनी आत्मा के बल पर विकास करके और विश्व की शक्तियों एवं प्रकृति पर विजय प्राप्त करके ही मानव उन्नति के पथ पर अग्रसर हो सका है। वास्तविकता यह है कि संस्कृति मानव द्वारा प्रकृति पर प्राप्त विजय की क्रमबद्ध रोचक कहानी है, एक विजय की रोचक कहानी है। अब हम पढ़ने वाले हैं क्या, विद्वानों द्वारा ये हमने पढ़ लिया कि रोचक कहानी है, क्रमबद्ध। अब संस्कृति मानवीय जीवन के कार्यकर्ताओं को एक नए सौंदर्य से मंडित करती है। यह मनुष्य के जीवन और अस्तित्व को चैतन्य, व्यापक और समृद्ध बनाती है। उसकी आध्यात्मिकता में वृद्धि करती है, धर्म और दर्शन का विकास करती है। इस प्रकार संस्कृति के दो स्वरूप दिखाई पड़ते हैं, एक भौतिक और एक आध्यात्मिक, ठीक है। मानव के जिन कार्यकलापों में बाह्य विश्व का संस्कार और परिवर्तन की प्रधानता होती है उसे भौतिक संस्कृति कहा जाता है। भौतिक संस्कृति, इसमें बाह्य विश्व के उपयोग या भौतिक प्रगति की प्रधानता है। आध्यात्मिक संस्कृति में मनुष्य की प्रकृति और आत्मा के संस्कार एवं सुधार की प्रधानता होती है। धर्म, नीति, विधि, विधान, विद्याएं, कला, कौशल, साहित्य, मानव के समस्त सद्गुण और शिष्टाचार संस्कृति के आध्यात्मिक स्वरूप में निहित माने जाते हैं। वस्तुतः संस्कृति के भौतिक एवं आध्यात्मिक स्वरूप दोनों एक ही अखंड वस्तु के स्वरूप हैं। यदि भौतिक व्यवहार को संस्कृत की आधारशिला माना जाए तो आध्यात्मिक व्यवहार वह भव्य इमारत है जिसका निर्माण इस आधारशिला पर हुआ है। संस्कृति के भौतिक एवं
अत्याधुनिक स्वरूप में अन्यों आश्रय संबंध है। ये क्या है, एक दूसरे के पूरक हैं। इन दोनों का क्या है कि अन्य आश्रय संबंध है, यानी कि एक दूसरे पर डिपेंडेंसी है इनके बीच में। सभ्यता का अर्थ, हमने सभ्यता और संस्कृति चैप्टर पढ़े हैं, तो कब से हमने संस्कृति को पढ़ ली, तो अब सभ्यता को शुरुआत करते हैं। सभ्यता क्या है? मनुष्य की कुछ मौलिक आवश्यकताएं होती हैं। मनुष्य अपनी मौलिक क्षुधाओं और प्राकृतिक आवश्यकताओं को पूरा कर उनसे मुक्त होने के लिए सदैव प्रयत्नशील रहता है। सभ्यता का तात्पर्य उन उपकरणों से है जिनके माध्यम से मनुष्य वैसी परिस्थितियां निर्मित करना चाहता है जिनमें रहकर वो अपनी मौलिक आवश्यकताओं को स्वतंत्रता पूर्वक पूरा कर सके। मनुष्य सभ्यता के माध्यम से अपनी परिस्थितियों को इस प्रकार नियंत्रित और परिवर्तित करता है कि वह अधिकाधिक व्यक्तियों के लिए स्वतंत्रता पूर्वक रहने की परिस्थिति का निर्माण कर सके। सभ्यता मानवीय कार्यकलापों से उत्पन्न होने वाली उन वस्तुओं का नाम है जो मनुष्य की सुरक्षा और स्वतंत्रता का कारण होती है। कला, कौशल, भौतिक सामग्री और संस्थाओं के माध्यम से सभ्यता निर्मित होती है और फिर यही सभ्यता मानव की सुरक्षा, स्वतंत्रता का कारण बनती है। यह स्वतंत्रता भौतिक और सामाजिक दोनों प्रकार की परिस्थितियों से संबंधित हो सकती है। सभ्यता का निर्माण करके मनुष्य ने जीवित रहने की कठिन क्रिया को रोचक तथा संपूर्ण बना लिया है और उन आवश्यकताओं को जो उसके कष्ट का कारण थी, आनंद तथा रस का स्रोत बना दिया है। अब हम लोग समझने वाले हैं। हमने तो सभ्यता और संस्कृति के बारे में संस्कृति भी पढ़ लिया, सभ्यता भी पढ़ लिया। अब पढ़ेंगे सभ्यता और संस्कृति का संबंध क्या है। मनुष्य स्वयं के लिए उपयोगी सभी वस्तुओं से संबंध स्थापित करता है, परंतु एक सचेत और कल्पनाशील प्राणी होने के नाते वह कतिपय अनुपयोगी किंतु अर्थपूर्ण वास्तविकता से भी संबंध बनाता है। यह उसका सांस्कृतिक जीवन है। मानव संपूर्ण ब्रह्मांड को समझना चाहता है और उससे संबंध स्थापित करना चाहता है। उसमें बौद्धिक पिपासा की इच्छा है, जिज्ञासा की प्रवृत्ति को शांत करने की चाहत और सौंदर्य के प्रति ललक होती है। इस कारण वह सांस्कृतिक जीवन का निर्माण करता है। कुछ क्रियाकलापों की अनुपयोगी होने के बावजूद उनका परिणाम उपयोगी होता है। जब मनुष्य अपने मौलिक आवश्यकताओं की पूर्ति करने की स्थिति को प्राप्त कर लेता है, तब संस्कृति का जन्म होता है। वास्तविकता तो यह है कि सभ्यता का निर्माण करने के उपरांत ही मनुष्य संस्कृति विकास के मार्ग पर अपना कदम बढ़ाता है। परंतु सभ्यता के निर्माण और संस्कृति जीवन के लक्ष्य एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता। मनुष्य एक साथ ही उपयोगी और अनुपयोगी क्रियाकलापों में संलग्न होता है। मनुष्य के उपयोगी क्रियाकलाप उसके नैतिक और दार्शनिक विचारों तथा निष्ठाओं से प्रभावित होता है। वास्तविक जीवन में मनुष्य के उपयोगी और सांस्कृतिक क्रियाकलाप परस्पर मिश्रित हो जाते हैं। इस प्रकार संस्कृति उन क्रियाकलापों को कहा जाता है जिनके माध्यम से मनुष्य स्वयं को प्रत्यक्ष अथवा कल्पित अनुपयोगी किंतु अर्थपूर्ण छवियों से संबंधित करता है। इस प्रकार का संबंध कायम करने में वह जिज्ञासा, चेतन और बोधगम्य करने की शक्तियों का उपयोग करता है। सभ्यता उपयोगिता और संस्कृति मूल्यों के क्षेत्र से संबंधित होती है। सभ्यता और संस्कृति का संबंध मानव अस्तित्व की रक्षा और प्रसार करने वाली उपलब्धियों और क्रियाकलापों से होता है। साध्य और साधन में जो संबंध होता है वही संबंध सभ्यता और संस्कृति में है। जिस प्रकार साध्य और साधन एक दूसरे से अलग नहीं किए जा सकते, उसी प्रकार सभ्यता और संस्कृति को भी एक दूसरे से पृथक नहीं किया जा सकता। साहित्य, कला और काव्य जैसे मनुष्य की कल्पना से कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जिनमें सुंदरता और उपयोगिता के पहलू का अनिवार्य रूप से समन्वय हो जाता है। जहाँ सभ्यता और संस्कृति दोनों ही एक दूसरे में सम्मिलित हो जाते हैं। सभ्यता और संस्कृति मनुष्य के सृजनात्मक क्रियाकलापों के परिणाम है। जब मानवीय क्रियाकलाप उपयोगी लक्ष्य की प्राप्ति की दिशा में गतिशील होते हैं, तब सभ्यता का जन्म होता है, तथा जब मानवीय क्रियाकलाप मूल भावना, चेतन, कल्पना और दार्शनिक विचारों को प्रबुद्ध करते हैं, तब संस्कृति का उदय होता है। राजनीतिक, सामाजिक और वैज्ञानिक चिंतन के क्षेत्र में उपयोगिता, मूल भावना, चेतना और कल्पना के पहलू परस्पर एक दूसरे से मिल जाते हैं। इसके उदाहरण के तौर पर एक वैज्ञानिक के कार्य को देखा जा सकता है। जब अपने प्रयोग के कर्म में वह सत्य की खोज करता है, तब उसका कार्य सांस्कृतिक समझा जाता है। लेकिन वह वैज्ञानिक जब एक आविष्कारक के रूप में मानव की उपयोगिता को ध्यान में रखकर प्राकृतिक शक्तियों को नियंत्रित करता है, तब यह सभ्यता का निर्माता बन जाता है। इस प्रकार विज्ञान में उपयोगिता भी है, परंतु वह हमारी जिज्ञासु प्रवृत्ति को संतुष्ट कर मननशील कल्पना के समक्ष एक आकर्षक सुंदर पदार्थ प्रस्तुत करता है।
राजनीतिक और सामाजिक चिंतन मनन के क्षेत्र में भी व्यवहारिक उपयोगिता एवं सौंदर्य बोध दोनों का समावेश होता है। एक आदर्श समाज की रूपरेखा बनाते समय विभिन्न राजनीतिक और सामाजिक विचारों द्वारा विद्वानों ने मनुष्य की उपयोगिता का भी ध्यान रखा। इसके साथ ही उन्होंने यह भी बतलाया कि किस प्रकार मनुष्य अपनी आत्मिक इच्छाओं आकांक्षाओं को पूरा करे। विद्वान एवं विचारकों द्वारा प्रस्तुत किए गए ये विचार और धारणाएं ही संस्कृति के अंग हैं, क्योंकि इनके पीछे कोई व्यक्तिगत लक्ष्य नहीं होता, बल्कि उसका उद्देश्य संपूर्ण मानव जीवन को समुन्नत बनाना है। उन्होंने जिन मानवीय हितों से संबंधित प्रश्न का समाधान करने का प्रयास किया है वो व्यवहारिक और उपयोगी होने की तुलना में अत्याधुनिक अधिक है। वे एक ऐसे समाज और राज्य की कल्पना करते हैं जिसमें मनुष्य के पारस्परिक संबंध एवं अधिक सुंदर, स्थायी, उचित और आत्मिक हो। मानवीय संबंधों के औचित्य, सुंदर और आदर्शों के विषय में विचार करने वाले चिंतन के पहलू एक सांस्कृतिक क्रियाकलाप होते हैं। एक सामाजिक सुधारक द्वारा दलितों, पिछड़ों और अभिवंचितों के जीवन स्तर में सुधार लाने की कामना के पीछे उसका कोई व्यक्तिगत स्वार्थ नहीं होता, बल्कि उसके मूल्यों में नैतिक भावना और करुणा होती है, और इसी कारण वह चिंतन मनन सांस्कृतिक है। सांस्कृतिक कार्यकलापों के संलग्न दार्शनिकों, विचारकों, इसी कारण यह चिंतन मनन सांस्कृतिक है और दार्शनिक विचारों द्वारा मानव समाज के श्रेष्ठ संगठन की वो योजनाएं प्रस्तुत की जाती हैं जो अधिक सौंदर्य, न्याय और आदर्शों की स्थापना करना चाहता है। सांस्कृतिक दृष्टि से समुन्नत एवं श्रेष्ठ समाज में ऐसे श्रेष्ठ विचारक, दार्शनिक एवं विद्वानों का जन्म होता है। दूसरे शब्दों में यह कहा जा सकता है कि ऐसे समाज, जाति या वर्ग जो सांस्कृतिक दृष्टि से उन्नत और श्रेष्ठ नहीं है, ऊंची कोटि की सभ्यता को जन्म नहीं दे सकते। जब तक लोग संस्कृति को एक विशिष्ट स्तर को नहीं प्राप्त कर लेते, तब तक वे लोकतंत्र, समाजवाद, साम्यवाद जैसी जटिल सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक विचारों, संगठनों और संस्थाओं का विकास नहीं कर सकते हैं। इस प्रकार सभ्यता और संस्कृति दोनों की परस्पर एक दूसरे से मिले हुए हैं, इन्हें एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता। सांस्कृतिक क्रियाकलापों के आधार पर सभ्यता का विकास होता है। संस्कृति के अभाव में सभ्यता का अपना कोई अस्तित्व नहीं रहता। सभ्य और शिष्ट व्यवहार का आधार वही रूढ़ियाँ, प्रथाएं, कानून तथा संस्थाएं बनती हैं जो मनुष्यों में परस्पर सहयोग, सद्भाव और बंधुत्व की भावना से उत्पन्न करती हैं। इस प्रकार की प्रवृत्ति तभी उत्पन्न होती है जब मानव संबंधों की अधिक श्रेष्ठ और सुंदर रूपों की कल्पना की जाती है। विभिन्न संस्कार, धार्मिक उपासना, यज्ञों आदि के अवसर पर अनुष्ठित किए जाने वाले विभिन्न प्रकार के जटिल रीति रिवाज, प्रथाओं और विधान के पीछे एक भावना तो यह होती है कि संबंध व्यक्ति का कल्याण हो, तो इसकी धारणा विशिष्ट अवसर को अधिक भव्य, शानदार, सुंदर और आकर्षक बनाने की भी होती है। इस प्रकार मानव समाज की समस्त उपलब्धियां यथा आत्मिक, भौतिक आदि सभ्यता और संस्कृति के अंतर्गत समाहित होती हैं। व्यक्ति और संस्कृति, व्यक्ति के द्वारा उसकी संस्कृति का क्या भूमिका है, व्यक्ति की एक जिंदगी में संस्कृति क्या है, तो ये हम पढ़ेंगे व्यक्ति और संस्कृति, फिर पढ़ेंगे संस्कृति का विकास। तो इस वीडियो में बस यही पढ़ने वाले हैं, व्यक्ति और संस्कृति। चलिए, व्यक्ति द्वारा पारस्परिक सहयोग और सहायता से संस्कृति का निर्माण किया जाता है। व्यक्तियों के सामूहिक जीवन के विकास के साथ साथ संस्कृति का भी विकास होता है। मानवता का विकास भी संस्कृति का विकास है। व्यक्तित्व का विकास ही सांस्कृतिक मूल्यों की अंतिम परिणति है। रामायण में वर्णित राम और सीता तथा महाभारत में वर्णित पांडवों का जीवन प्राचीन भारतीय संस्कृति के विकास का प्रमाण है। रघुवंश में रघुकुल के राजाओं का जो गुण बतलाए गए हैं, वे न केवल भारत के सांस्कृतिक आदर्शों के परिचायक हैं, बल्कि उनसे अतीत का भव चित्र हमारे सन्मुख आ जाता है। श्रीमद् भागवत गीता में दिए हुए दैवी संपदा वाले लक्षण, जिनमें अभय को सर्वोच्च स्थान दिया गया, स्थित प्रत के लक्षण, सात्विक चीजों के लक्षण, यदि सब भारतीय संस्कृति के अनुकूलन, सभ्य और शिष्ट पुरुष के लक्षण है। भविष्य की पीढ़ियों का पूर्ववर्ती पीढ़ियों की संस्कृति से प्रेरणा ग्रहण करने के बाद ही अधिक विकास को हो सकता है। पाणिनि के व्याकरण ग्रंथ, अष्टाध्यायी, भास्कराचार्य के गणित तथा दार्शनिकों के दर्शन ग्रंथों ने वर्तमान पीढ़ी को शुद्ध भाषा और विशुद्ध विचार तथा चिंतन और मनन करने में समर्थ बनाया। संस्कृति का मुख्य उद्देश्य ही व्यक्ति को महिमा या जीवन प्रदान करता है। ओके, थैंक यू।